इतनी बड़ी डीलिस्टिंग रही है तो कई सारे लेसन्स इसने सिखाए हैं। एज एन इन्वेस्टर या फिर एज अ मार्केट पार्टिसिपेंट आपके हिसाब से कौन से वो कुछ बड़े लेसन्स हैं जो हमने इस वेदांता डीलिस्टिंग से सीखे हैं? देखिए, पहली चीज तो दीप ये है कि आपको इन्वेस्टर फ्रेंडली होना ही पड़ेगा और इन्वेस्टर फ्रेंडली दिखना भी पड़ेगा, दोनों ही चीजें। जैसा आपको याद है पिछले हफ्ते में कह रहा था कि ये 87 रुपए 40 पैसे की फ्लोर प्राइस के सामने अगर वेदांता डीलिस्टिंग ऑफर 125-130 रुपए का दे देता, और जाहिर सी बात है कि जब उन्होंने डीलिस्टिंग का मन बनाया होगा तो उन्हें पता तो होगा कि हमें एक्स प्राइस देनी है। वो एक्स प्राइस 140 हो सकती थी, 150 हो सकती थी, 160, वो जो भी वेदांता के टॉप मैनेजमेंट को पता ही होगा कि हमें किस हद तक जाना है डीलिस्टिंग करवाने के लिए। लेकिन फर्ज करें 87 रुपए 88 रुपए 90 रुपए अगर स्टॉक बंद हो और आप 125 130 का ऑफर दे डीलिस्टिंग पे, वो फील आप इन्वेस्टर को अलग देते हैं। और उसके बाद इसको थोड़ा और अच्छा करने के लिए 10 15 20 रुपए और आप बढ़ा दें तो इन्वेस्टर्स को भी लगता है कि चलिए मैनेजमेंट ने आपको हायर प्राइस पर ऑफर दिया। तो कई बार ये होता है कि लोग, आप देखिए शायद इस बार आपने वेदांता के ऑफर में ये नोटिस किया होगा कि लोगों को ऐसा लग रहा है कि डीलिस्ट होकर हमारा शेयर हमसे जबरदस्ती लिया जा रहा है, अब हम जिंदगी में इस कंपनी में कभी कमा नहीं पाएंगे। और स्पेशली जो लोग लॉस में बैठे हैं, जो 150 प्लस की प्राइस पर लेकर बैठे हैं, 140 के आसपास तक की हाई प्राइस बनाई, अगर किसी के पास 140 प्लस की प्राइस का है तो उसके लिए तो जिंदगी में वापस कैपिटल आने का कोई चांस ही नहीं है। एक बार डीलिस्टिंग में दे दिया, खत्म बात। तो ऐसे में वो जो फीलिंग है इन्वेस्टर्स की, वो कई सारे मैनेजमेंट्स को ध्यान में रखने की जरूरत है। दूसरी बात यह कि जब आप डीलिस्टिंग करने जा रहे हैं तो सिर्फ और सिर्फ विदेशी कंपनियों के प्रमोटर्स के लिए नहीं है कि आप डीलिस्टिंग करने जाने तो आपको हायर प्राइस के ऑफर देने पड़ेंगे। ये हिंदुस्तानी कंपनियों के लिए भी है। देखिए, डीलिस्टिंग की भी एक प्रीमियम होती है, एक कीमत होती है। आप शेयर होल्डर्स को आप अपने बिजनेस से बाहर कर रहे हैं, इवेंचुअली चाहे तो आप रह सकते हैं, वो एक अलग बात है, बट एक्चुअली आप चाहते हैं कि वापस से प्राइवेट हेल्ड कंपनी हो जाए, तो ऐसे में आपको उन्हें प्रीमियम देनी ही पड़ेगी और अच्छी खासी देनी पड़ेगी, ये निश्चिंत है। और अगर इस केस में तो आप माने कि वेदांता के प्रोमोटर वेदांता पीएलसी ऑलरेडी एमएनसी कंपनी एक तरह से मान सकते हैं, लंदन बेस्ड कंपनी है, तो फिर क्यों नहीं इन्वेस्टर एक्सपेक्ट करे कि हमें एक अच्छी प्रीमियम मिले। हेक्सावेयर के केस में आप देखिए 264 रुपए वाला 475 में डीलिस्ट हुआ है। कई सारी और कंपनियों के एग्जाम्पल्स हैं जहां पर डीलिस्टिंग ऑफर, मेरे ख्याल से 2018 के बाद खाली एक हेक्सावेयर ऐसा है जो डीलिस्ट होने में कामयाब हुआ। तो एक चीज प्रमोटर्स को, और ये मैं सिर्फ वेदांता की बात नहीं कर रहा हूं, मैं इन जनरल ये बात कर रहा हूं कि जो भी प्रमोटर शेयर्स डीलिस्ट करवाना चाहते हैं उन्हें एक बात समझनी होगी, अगले 3 या 5 साल की कंपनी की ग्रोथ, कंपनी की बैलेंस शीट का बेहतर होना, कंपनी के कैश पे जो उनकी एक्सेस उनकी बनेगी, सिर्फ प्रमोटर की बनेगी, उसके बदले में आपको शेयर होल्डर्स को रिवॉर्ड अभी करना पड़ेगा। अगर आप अगले 5 साल की ग्रोथ, अगले 5 साल के कैश फ्लोज, अगले 5 साल के वैल्यूएशन शेयर होल्डर्स को नहीं देना चाहते हैं तो आप डीलिस्ट नहीं करवा पाएंगे। ये चीज बहुत साफ साफ है। तो अब शेयर होल्डर्स जागरूक हैं, समझदार हैं, जानते हैं कि उनके हाथ में क्या ताकत है और ऐसे में आसानी से डीलिस्टिंग नहीं होगी। और सबसे बढ़िया बात है कि न सिर्फ शेयर होल्डर्स बल्कि कुछ इंस्टीट्यूशंस भी, आमतौर पर सब लोग जो कहते हैं कि एलआईसी का क्या, एलआईसी तो जो भाव में बोलेंगे वो दे देगी, ऐसा नहीं है। इस बार एलआईसी ने जो स्टैंड लिया और जो फेयर प्राइस उनकी समझ से उन्होंने दिए, उसकी वजह से एलआईसी की काफी वाहवाही भी हो रही है क्योंकि उन्होंने इस बार रिटेल इन्वेस्टर्स का साथ दिया है। तो मेरा पॉइंट सिंपल है, कोई भी प्रमोटर रहे जिन्हें डीलिस्ट करवाना है उन्हें यह मानकर चलना पड़ेगा कि अगले 5 साल के वैल्यूएशंस आपको अभी टेबल पर रखने हैं और तब आपके इन्वेस्टर्स सेटिस्फाई होकर देंगे। और मैं एक और चीज कहना चाहता हूं दीप, यहां पर जो स्टैंड जिस तरह से एलआईसी ने लिया है, इसी तरह का स्टैंड म्यूचुअल फंड्स को भी लेने की जरूरत है। म्यूचुअल फंड्स का रवैया इस मामले में बहुत ही ढीला ढाला और ढुलमुल रहा है। 150 रुपए 155 रुपए पर औने पौने दामों पर अगर म्यूचुअल फंड्स के मैनेजर्स अगर ये शेयर को ऑफर कर रहे हैं तो फिर इसका मतलब उन पर भी सवालिया निशान उठते हैं कि आप किस तरह से फंड चला रहे हैं और किस तरह से आप इन्वेस्टर्स का पैसा मैनेज कर रहे हैं। अगर किसी शेयर में अगर इतनी वैल्यू है, और ये कोई रॉकेट साइंस नहीं है कि 125-150 रुपए आपकी वैल्यू हिंदुस्तान जिंक के शेयर की है, कितना बड़ा कैश है, कितना बड़ा डिविडेंड आ सकता है। आप सिर्फ खाली डेट देखकर ये कहेंगे कि नहीं ये कंपनी खराब है या ये अच्छी नहीं है, तो फिर आपने इसमें पैसा लगाया ही क्यों पहले? और अगर आपने पैसा लगाया तो उसका फेयर वैल्यू निकालिए। तो इस बार म्यूचुअल फंड्स वालों ने बड़ी गलती की है और ये सबक म्यूचुअल फंड इंडस्ट्री को लेना चाहिए कि डीलिस्टिंग के समय उन्हें किस तरह से अपने शेयर को टेंडर करना चाहिए, किस प्राइस पर टेंडर करना चाहिए, ये एलआईसी से सीखे।